हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमने बीसीसी स्ट्रक्चर। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा एफसीसी। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत 10 क्लास या 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी हमारी। आज नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफसीसी सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर या फलक केंद्रीय घनीय संरचना। तो सबसे पहले बेटा इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है। In the FCC, one atom is located at the 8 corners of the cubic lattice and one atom at the center of each face. FCC में एक परमाणु घनीय जालक के 8 कोने पर, देखो बेटा ये यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं एक एक परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है। जैसे ये फलक हमारा एक परमाणु, ये वाला फलक दूसरा परमाणु, ये वाला फलक तीसरा परमाणु, ये वाला फलक चौथा परमाणु, एक ये फलक और एक इसके पीछे वाला फलक। तो इस प्रकार एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत 8 कोणों पर 8 परमाणु एवं 6 फलकों पर 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। The atom at the center of the face touch the atom at the corners of the corresponding face. कोनों के परमाणु जो होते हैं आपस में स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन जो फलक का जो केंद्र का परमाणु होता है वो संगत फलक के कोनों को परस्पर स्पर्श करता है। जैसे देखो ये वाला फलक है हमारा, ये फलक, इस फलक की हम बात करते हैं। इस फलक के अंतर्गत ये इसका फलक का परमाणु है, ये कोने का परमाणु, ये कोने का परमाणु, ये कोने का परमाणु, ये कोने का परमाणु। तो ये कोने के परमाणु परस्पर आपस में, ये परमाणु इसको स्पर्श नहीं कर रहा, ये परमाणु इसको स्पर्श नहीं कर रहा, ये इसको स्पर्श नहीं कर रहा, ये परमाणु, ये एटम इसको स्पर्श नहीं कर रहा। लेकिन ये जो इस फलक का जो केंद्र का परमाणु है, ये इस वाले एटम को भी स्पर्श कर रहा है, इस वाले एटम को भी स्पर्श कर रहा है, इस वाले एटम को भी स्पर्श कर रहा है, इस वाले एटम को भी स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार जैसे इस डायग्राम में बात करते हैं, ये हमारा एक फलक ले लिया हमने। देखो बेटा ये एटम इस एटम को स्पर्श नहीं कर रहा है, ये एटम इस एटम को स्पर्श नहीं कर रहा है, ये वाला एटम इसको, ये वाला एटम इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। लेकिन इस फलक का जो सेंटर का जो एटम है, ये वाला एटम इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत 8 एटम तो उसके कोनों पर स्थित होते हैं एवं 6 एटम उसके फलक पर स्थित होते हैं। और जो कोनों के जो एटम होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, जबकि जो फलक का जो एटम होता है वो अपने संगत फलक के प्रत्येक कोनों को स्पर्श करता है। ये एफसीसी सेंट्रल क्यूबिक की स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं बेटा इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, हम सभी जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या क्या होती है कि कोई एटम अपने निकटवर्ती कितने परमाणुओं से घिरा हुआ होता है, या कहें हम वो अपने कितने निकटवर्ती परमाणुओं को स्पर्श करता है, वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत बात करते हैं बेटा, द एटम एट द सेंटर ऑफ द फेस इज कॉमन टू टू सेल्स। एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो फलक का परमाणु है, देखो ये वाला परमाणु, इस एटम की बात करते हैं, ये वाला एटम, ये इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत भी है। यदि हम इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें भी क्या आएगा, कॉमन आएगा। अर्थात फलक केंद्रीय संरचना के अंतर्गत केंद्र पर स्थित परमाणु 2 कोष्ठकों में उभयनिष्ठ होता है, जिसे स्पर्श करते हुए कुल परमाणुओं की संख्या 12 होती है। देयरफॉर एफसीसी की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो होती है बेटा 12। कहने का मतलब ये है बेटा कि देखो हम या इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत भी बात करते हैं, ये हमारा, ये हमने एक फलक ले लिया, इसका ये जो एटम है इस फलक के अंतर्गत भी है, लेकिन इसके पीछे भी होगा तो ये एटम एक इस फलक के अंतर्गत है, एक इसके पीछे वाले फलक के अंतर्गत। ऐसी इस एटम की बात करते हैं
इस एटम, इस स्ट्रक्चर में ये इस फलक के लिए भी, इसके पीछे वाले के लिए, ऐसे ये वाला इसके लिए भी, इसके पीछे वाले के लिए भी। अब ये वाला डायग्राम ले लो बेटा, इस डायग्राम में भी देखो, ये जो एटम है फलक का, ये इस फलक में भी है, लेकिन इसके पीछे भी होगा, इसके आगे भी होगा, इसमें भी होगा। इसी प्रकार इस फलक की बात करते हैं, इस फलक में ये एटम, एक इसके पीछे भी एक फलक होगा, इसके आगे भी एक फलक होगा, वहां भी क्या है, कॉमन है। इसी प्रकार ये वाला इसमें भी कॉमन है, अर्थात फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु दो कोष्ठकाओं में उभयनिष्ठ होता है, जिससे स्पर्श करते हुए टोटल नंबर हो जाते हैं हमारे 12। एफसीसी जो संरचना होती है उसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 12, अर्थात एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत फलक का जो केंद्रीय परमाणु होता है वो अपने निकटवर्ती 12 परमाणुओं से घिरा हुआ होता है। इसका डायग्राम लेते हैं, देखो हमारा ये डायग्राम है बेटा। तो देखो बेटा, ये प्लेन हमारा ए है और ये प्लेन बी है। तो प्लेन बी देखो हमारा, ये प्लेन ए, इसके अंतर्गत 1 2 3 4, ये जो हमारा फलक का सेंटर का जो एटम है, ये मध्य में 1 2 3 4 एटम को टच कर रहा है। इसी प्रकार इसके ऊपर देखो बेटा, एक ये प्लेन है हमारा, इसके अंतर्गत एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम, ये हो गया हमारा प्लेन है। इसी प्रकार एक नीचे प्लेन है हमारा, इसके ऊपर एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम और ये एटम। अर्थात ये जो हमारा फलक पर जो उपस्थित जो परमाणु है, इसके ऊपर 4 एटम, इसके नीचे 4 एटम और इसके मध्य में 4 एटम, अर्थात इसके कोनों पर कितने एटम है, 4 एटम। तो एफसीसी संरचना के अंतर्गत जो फलक के जो केंद्र पर जो परमाणु उपस्थित होता है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है बेटा 12 होती है। जो अभी आपको बताया था, द सेंटर्ड एटम ऑफ द फेस ऑफ एफसीसी टच द फॉलोइंग 12 एडजेंट एटम्स। फर्स्ट बताया आपको फेस सेंटर कॉर्नर एटम 4, एटम ऑफ ए प्लेन ए बराबर 4, एटम ऑफ ए प्लेन बी बराबर 4। जो अभी ये डायग्राम लिया था बेटा हमने, ये प्लेन ए था, इस प्लेन ए के कितने एटम 4, प्लेन बी के कितने एटम 4 और कॉर्नर कितने एटम 4। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या हो गया हमारा बेटा, 4 प्लस 4 प्लस 4 12। अर्थात एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक। तो बेटा एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लैटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, ये सिंपल है हमारा, एक ए बी सी डी एक हमारा घनीय संरचना है, वो एफसीसी संरचना ली। इसके अंतर्गत ए एटम, बी एटम, सी एटम और ए और बी के मध्य की जो दूरी है वही हमारी क्या कहलाती है, लैटिस कांस्टेंट या जालक नियतांक, इसका मान है। इसी प्रकार बी और सी के मध्य की दूरी भी ए होगी, सी और डी के मध्य की भी दूरी भी ए होगी, व ए और डी के मध्य की भी दूरी क्या होगी, ए होगी। अब हमें बेटा ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम बेटा बात करते हैं त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी। देखो बेटा त्रिभुज एबीडी में आपको दिख रहा है, देखो ये आपका हुआ त्रिभुज, यहाँ ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी डी। आप सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतर्गत क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीडी के अंतर्गत कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, बीडी, आधार क्या हो जाएगा बेटा, ए बी और लंब क्या हो जाएगा, एडी। तो त्रिभुज एबीडी में क्या आएगा बेटा, त्रिभुज एबीडी के अंतर्गत जो हमें मिलेगा कि बीडी स्क्वायर बराबर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बीडी की वैल्यू देखो बेटा, ये यहां से लेके यहां तक इस वाला एटम की जो रेडियस होगी वो आर होगी, इसी प्रकार इस वाला एटम की रेडियस क्या होगी, आर। लेकिन ये जो मध्य वाला एटम है इसका तो क्या हो जाएगा बेटा, इसके जो आर प्लस
आर, अर्थात इसका व्यास बन जाएगा वो क्या हो जाएगा 2r। तो अब हम BD का ये जो टोटल वैल्यू निकालेंगे, BD बराबर क्या हो जाएगा बेटा r+r+2r बराबर 4r। तो BD की जो मान निकला हमारा, अर्थात BD की जो वैल्यू निकली वो कितनी आ गई बेटा 4r। तो त्रिभुज के अंतर्गत BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा, BD की वैल्यू क्या है हमारी 4r, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर AB की वैल्यू क्या बताई थी हमें A, इसी प्रकार AD की वैल्यू क्या आई थी A। तो 4r का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा, 4r का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 16r स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो गया बेटा 2r स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा हमारा 16r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो 2 से 16 कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा बेटा, और यहां से हम a स्क्वायर का मान कितना जाएगा 8r स्क्वायर, या a की वैल्यू निकालें तो a बराबर क्या जाएगा हमारा 2√2r। ये तो था बेटा हमारा एफसीसी के अंतर्गत लैटिस कांस्टेंट जालक नियतांक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एकक कोष्ठका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। तो बेटा सभी जानते हैं आयतन किसका निकालना है हमको, एकक कोष्ठका का आयतन। तो एकक कोष्ठका का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है बेटा ए क्यू, और ए का जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी वो कितनी थी 2√2r। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या, इसका क्यू करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 16√2r3। ये हुआ बेटा हमारा एकक कोष्ठका का आयतन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, कि प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या। एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत या एफसीसी घनीय संरचना के अंतर्गत जो प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या होती है, तो बेटा इसमें दो प्रकार के एटम होते हैं, हमने आपको शुरू में बताया था फर्स्ट वाले डायग्राम में। ये था आपका कि इसमें प्रत्येक एक एक, एक परमाणु प्रत्येक कोने पर स्थित होता है, ये परमाणु 8 परमाणु, व एक एक परमाणु प्रत्येक फलक पर स्थित होता है, तो ये 6 परमाणु। एवं ये कोने वाला परमाणु का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा 8 इंटू 1/8। जबकि फलक वाले परमाणु का मान निकालेंगे, अभी बताया था आपको कि फलक वाला परमाणु क्या होता है, दो कोष्ठकाओं में उभयनिष्ठ होता है, तो 1/6 इंटू 2। इस प्रकार जो मान आएगा हमारा क्या आएगा 8 कॉर्नर एटम इंटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल बराबर क्या हो गया हमारा 1। ये किसका हो गया हमारा कोने के परमाणु का। एवं 6 फेस सेंटर एटम क्या आ जाएगा इंटू 1/2 पर यूनिट सेल बराबर क्या हो गया 3। तो इस प्रकार नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, टोटल नंबर क्या आ जाएगा 1 + 3 बराबर 4 एटम पर यूनिट सेल इन एफसीसी। अर्थात एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत प्रत्येक कोशिका में परमाणु की संख्या, टोटल परमाणु कितने होते हैं बेटा 4 होते हैं, या 4 परमाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन। वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन। तो अब बेटा इसको निरूपित कर रहे हैं हम बीएम से। किससे निरूपित कर रहे हैं हम, बीएम से। अब एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन निकालना है, तो एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन निकाल रहे हैं बेटा। एकक कोशिका में अभी हमने निकाली थी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 4। आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला सभी जानते हैं बेटा क्या होता है 4/3 πr3। तो 4/3 πr3। तो एकक कोशिका में परमाणु का आयतन क्या आ जाएगा बेटा, Bm बराबर आ जाएगा बेटा 16/3 πr3। ये होगा हमारा एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा पैकिंग फैक्टर, संकुलन गुणांक। तो एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो पैकिंग फैक्टर होता है बेटा संकुलन गुणांक, संकुलन
गुणांक। संकलन गुणांक का बेटा फॉर्मूला होता है, वैसे हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होगा बेटा bm बटे बी। bm क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और बी क्या था बेटा हमारा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो bm का जो मान अभी हमने निकाला क्या है बेटा, 16/3 पाई आर क्यूब, जबकि b का मान आया था हमारा, निकाला था हमने, b बराबर निकला था बेटा हमारा 16√2r क्यूब। तो देखो बेटा पैकिंग फैक्टर पी बराबर क्या है हमारा, bm अपॉन बी। bm की वैल्यू 16/√3 पाई आर क्यूब, और b की वैल्यू क्या है 16√2r क्यूब। तो 16 से बेटा 16 जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब गया, तो क्या मिला बेटा पाई/3√2। इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14। 3.14 में 3√2 का भाग लगाकर सॉल्व करेंगे तो हमें पैकिंग फैक्टर का मान मिलेगा 0.74। निकालते बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, क्या कहें, पैकिंग फैक्टर की जो वैल्यू है इसको प्रतिशत के रूप में निकालें, तो प्रतिशत के रूप में निकालेंगे तो ये मिलेगी हमको 74% या 74%। ये पैकिंग फैक्टर का जो एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत पैकिंग फैक्टर की वैल्यू मिली बेटा हमको 74%। तो एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो वॉइड या वैकेंट स्पेस या कहें रिक्त स्पेस कितना होगा बेटा, जो इसका पैकिंग फैक्टर जो उसका संकुलन गुणांक है वो तो हो गया हमारा 74। तो वॉइड स्पेस क्या हो जाएगा बेटा 100 माइनस 74 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 26%। अर्थात एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो वॉइड स्पेस है या रिक्त स्थान है या खाली स्पेस है वो कितना होता है हमारा 26%। Due to the packing factor of the FCC being so high, the FCC structure is more compatible with SC and BCC structure। अर्थात FCC स्ट्रक्चर का जो पैकिंग फैक्टर इतना अधिक होने के कारण ही FCC स्ट्रक्चर SC स्ट्रक्चर एंड BCC स्ट्रक्चर की तुलना में अधिक सुसंकलित संरचना होती है। सुसंकलित का मतलब होता है बेटा अच्छी प्रकार से बनी हुई। क्यों, क्योंकि इसका जो पैकिंग फैक्टर है, जो संकलन गुणांक, इसका एक वैल्यू कितनी आई बेटा 74%। वो क्या होता है, हाई होता है, किसकी तुलना में, एससी एवं बीसीसी की तुलना में। बिकॉज द एटम्स आर मोर क्लोजली ड्यू टू द लॉ वैल्यू ऑफ वैकेंट स्पेस इन इट। क्यों, इसकी वैल्यू जो इसका पैकिंग फैक्टर है इसका हाई मान क्यों होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एटम होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक पास पास होते हैं। किसके कारण, क्योंकि इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इनके मध्य वॉइड स्पेस कितना आया, वैकेंट स्पेस कितना मिला हमारा 26%। तो पैकिंग फैक्टर का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा इनके अंतर्गत रिक्त स्थान कम है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, CuAl AgATC। अब एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक फैक्टर ऑफ परमिटिव सेल, अर्थात अभाज्य कोशिका के मूलभूत सदस्य। अभाज्य कोशिका के मूलभूत सदस्य। अभाज्य कोशिका के मूलभूत सदस्य। तो बेटा इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम डायग्राम लेते हैं। तो बेटा देखो ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम के अंतर्गत देखो बेटा, उपयुक्त डायग्राम में एक एफसीसी क्रिस्टल, एफसीसी क्रिस्टल के फलकों को दर्शाया गया है। और इसके जो फलक है, हमारा पहला फलक है इसके अंतर्गत AEHD, AEHD, AEHD जो नीचे वाला फलक है हमारा AEHD। एवं दूसरा फलक है हमारा बेटा हमारा EFGH, EFGH।
और तीसरा फलक है बेटा हमारा CDHG, CDHG। तो ऊपर एक तो डायग्राम में बेटा एफसीसी क्रिस्टल के फलकों AEHD, EFGH, CDHG के केंद्र क्रमशः PQ तथा R है। तो इनके मूलभूत सदिश निम्न प्रकार होंगे। जो इनके मूलभूत सदिश होंगे, तो बेटा देखो हमें ये लास्ट टॉपिक था हमारा बेसिक फैक्टर ऑफ परमिटिव सेल, आवर्ज कोष्ठक के मूलभूत सदिश। इन फिगर द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल फेस AEHD, पहला फेस हमारा AEHD, सेकंड वाला EFGH, थर्ड वाला CDHG। तो इनके AEHD का जो केंद्र है वो P है, EFG का केंद्र है Q और CDHG का केंद्र क्या है R। देन देयर बेसिक फैक्टर, तो इसके जो मूलभूत सदिश होंगे बेटा निम्न प्रकार होंगे। तो देखो बेटा जो हमने पहला जो हमारा बताया था AEHD, AEHD, इसका जो सेंटर क्या माना हमने P मान लिया। सेकंड बताया था EFGH, EFGH, इसका क्या मान लिया बेटा हमने Q मान लिया। थर्ड बताया बेटा हमने CDHG, इसका मान लिया हमने बेटा R। तो देखो बेटा अब A वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर क्या होगा। तो देखो बेटा A वेक्टर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, A वेक्टर की वैल्यू होगी बेटा, यह था हमारा H और P, क्योंकि सेंटर में है तो A वेक्टर बराबर होगा HP। इसी प्रकार B वेक्टर, जो सेकंड वाला फलक था हमारा EFGH, इसका जो क्या था हमारा जो सेंटर था वो केंद्र क्या था B, तो इसी प्रकार B वेक्टर का मान आएगा HQ वेक्टर। एवं जो थर्ड वाला फलक था हमारा CDHG, इसका सेंटर क्या था हमारा R, तो C वेक्टर किसके बराबर मिलेगा बेटा, HR वेक्टर के बराबर मिलेगा। और देखो बेटा A वेक्टर का मान निकालना है, A वेक्टर किसके बराबर होता है, हमने HP वेक्टर के, और HP वेक्टर का मान किसके बराबर होगा, क्योंकि ये इस फलक के मध्य में स्थित है तो HP का मान क्या होगा, HA का क्या होगा आधा। तो हमने क्या लिखा बेटा, H वेक्टर क्या होगा 1/2 HA वेक्टर। अब देखो बेटा ये त्रिभुज देखो, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतर्गत दो भुजाओं का योग किसके बराबर होता है, तीसरी भुजा के बराबर हो गया, क्या होगा उससे बड़ा होगा। तो देखो बेटा HA वेक्टर का मान किसके बराबर होगा, HE वेक्टर प्लस EF वेक्टर। तो क्या लिखा हमने, HE वेक्टर प्लस EA वेक्टर। तो 1/2 HE वेक्टर, HE वेक्टर का मान निकाले। इधर जो दो एटमों के मध्य में जो दूरी होती है उसे हम करते हैं लैटिस कांस्टेंट या जालक नियतांक, उसका मान क्या लिखा हमने A। कौन सी डायरेक्शन में बेटा, बाई डायरेक्शन में। बाई डायरेक्शन में यदि हम इसका क्या निकाले, बाई डायरेक्शन के अंतर्गत जो बाई अक्ष का घटक क्या आ जाएगा जे कैप, तो क्या लिखा हमने ए जे कैप। अब बात करें ई ए देखो बेटा ई ए डायरेक्शन और ए डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किधर है हमारा एक्स डायरेक्शन में, और इन दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी ए, और इसकी दिशा निकाले तो किससे जाएगी आई कैप। तो ए वेक्टर का मान क्या आया 1/2 ए जे कैप प्लस ए आई कैप। ए को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A/2 आई कैप, पहले लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो हमारा ए वेक्टर का जो मान मिला वो आ गया हमारा बेटा A/2 आई कैप प्लस जे कैप। इसी प्रकार निकालेंगे बेटा सिमिलरली बी वेक्टर। बी वेक्टर किसके बराबर होगा, हमने बताया था सेकंड वाले फलक का जो सेंटर है वो बी के बराबर, तो बी आ जाएगा HQ वेक्टर। HQ वेक्टर किसके बराबर होगा बेटा 1/2 HF वेक्टर या 1/2। अब HF वेक्टर के लिए बेटा इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये वाला ट्राइंगल। तो देखो बेटा इस ट्राइंगल के अंतर्गत HF वेक्टर का मान क्या होगा, वही त्रिभुज का नियम लगाएं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा या क्या होगा इससे बड़ा। तो HF वेक्टर बराबर मिलेगा हमको HE वेक्टर प्लस EF वेक्टर, अर्थात HF वेक्टर का मान 1/2 HE वेक्टर, ये HF हो गया हमारा। तो HF वेक्टर का मान क्या जाएगा EF वेक्टर प्लस HE वेक्टर, तो क्या लिखा हमने HE वेक्टर प्लस EF वेक्टर 1/2 HE। अब देखो बेटा HE, ये रहा HE,
कौन सी डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में क्या आएगा, जे कैप, तो क्या आ जाएगा ए जे कैप, तो क्या लिखा हमने ए जे कैप। ई एफ, ई एफ कौन सी डायरेक्शन में बेटा, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में ए, और क्या आ जाएगा बेटा के कैप, तो क्या लिखा हमने के कैप। कॉमन क्या रहा बेटा ए, तो क्या आ गया बेटा ए अपॉन टू जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सी वेक्टर देखो किसके बराबर आएगा, एच आर वेक्टर के, और एच आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एच सी वेक्टर का हाफ हो जाएगा। और एच सी वेक्टर के लिए हम इस डायरेक्शन की बात, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये ट्राइंगल के अंतर्गत क्या मिलेगा बेटा, 1/2 एच डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर। एच डी देखो बेटा, एच डी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में क्या बताया आई कैप, तो क्या लिखा ए आई कैप। डीसी, डीसी कौन सी डायरेक्शन में बेटा, जेड डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में क्या हो गया ए के कैप। ए कॉमन आ गया तो क्या मिला बेटा हमारा, सी वेक्टर की जो वैल्यू मिली ए अपॉन टू आई कैप प्लस के कैप। तो ये तो थे बेटा हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अभाज्य कोष्ठका के मूलभूत सदस्य। ए वेक्टर की जो वैल्यू निकली ए अपॉन टू आई कैप प्लस जे कैप, वह बी वेक्टर की जो वैल्यू निकली बी वेक्टर बराबर ए अपॉन टू जे कैप प्लस के कैप, वह सी वेक्टर की जो वैल्यू निकली बेटा सी वेक्टर बराबर ए अपॉन टू आई कैप प्लस के कैप। अब निकालते हैं हम बेटा वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल, अर्थात अभाज्य कोष्ठका का आयतन। मैंने आपको बताया 3D के अंतर्गत अभाज्य कोष्ठका का आयतन V बराबर लिख लो या ओमेगा बराबर। तो अभाज्य कोष्ठका का जो आयतन या तो B से निरूपित करो या ओमेगा से, किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए वेक्टर का मान ये रहा बेटा, ये बी वेक्टर का मान, और ये सी वेक्टर का मान। तो ए वेक्टर के स्थान पर ए वेक्टर का मान लिखा, बी वेक्टर के स्थान पर बी वेक्टर का, और सी वेक्टर के स्थान पर सी वेक्टर का मान लिखा। अब क्या करना है बेटा, हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो बेटा ए अपॉन टू ए अपॉन टू ए अपॉन टू परस्पर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए क्यू अपॉन 8। उसके बाद जे कैप प्लस के कैप का मल्टीप्लाई क्रॉस गुणा किससे सापेक्ष करना है, आई कैप प्लस के कैप। तो देखो बेटा जे क्रॉस आई हम करेंगे यहां, जे कैप क्रॉस आई कैप। उसके बाद देखो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, के कैप क्रॉस आई कैप, और नेक्स्ट क्या होगा बेटा के कैप क्रॉस के कैप। देखो इस जे कैप का गुणा होगा आई कैप से, जे कैप का गुणा के कैप से, ओके, के कैप का गुणा आई कैप से, के कैप का गुणा के कैप से। तो देखो बेटा आप सभी जानते हो क्रॉस गुणा कैसे करते हैं हम, ये आई कैप और यहां लेता हूं मैं जे कैप और के कैप। यदि मैं करूं आई क्रॉस जे तो क्या मिलेगा के, और जे क्रॉस के तो क्या मिलेगा आई, और के क्रॉस आई तो जे, लेकिन रिवर्स में करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस। देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो क्या मिलेगा मुझे माइनस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या मिलेगा बेटा आई कैप, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे कैप, और के क्रॉस क्या होता है बेटा 0 होता है। तो ये मान रखेंगे हम बेटा, देखो तो क्या मिलेगा हमारा, ये मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर जे क्रॉस आई माइनस के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, और के क्रॉस के क्या हो गया 0। ये तो किया था हमने बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब करना है इनका डॉट मल्टीप्लिकेशन। आई का के से होगा, आई का आई से होगा, आई का जे से होगा, जे का के से होगा, जे का आई से होगा, जे का माइनस से होगा। अर्थात बेटा हम इसको यहां करते हैं, देखना करना है हमको आई कैप डॉट माइनस के कैप। बेटा आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। डॉट मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत अदरवाइज करें हम आई क्रॉस के या के क्रॉस डॉट डॉट डॉट, या आई क्रॉस आई डॉट के या आई डॉट जे, आई डॉट के बराबर 0,
जे डॉट के बराबर 0, आई डॉट जे बराबर 0। कहने का मतलब ये होता है बेटा, आप सभी जानते हैं कि डॉट मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत केवल और केवल आई डॉट आई होता है, जे डॉट जे होता है, के डॉट के होता है, अदरवाइज क्या होता है, 0 होता है। तो यही हमने किया बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन किया हमने। तो देखो बेटा, आई डॉट के 0 बनेगा, आई डॉट जे 0 बनेगा, जे डॉट के 0 बनेगा, जे डॉट आई 0 बनेगा, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा हमारा 1, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 प्लस जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो इस हम पूरे इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान क्या मिलेगा बेटा, हमें 2 मिलेगा। तो अभाज्य कोष्टका का जो आयतन ए क्यू अपॉन 8 इंटू क्या हो गया 2, 2 से 8 कितनी बार गया 4 बार, अर्थात एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो अभाज्य कोष्टका का जो वॉल्यूम होता है वो बराबर मिलेगा V बराबर ए क्यू अपॉन 4। तो यहां तक बेटा हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे एचसीपी। एचसीपी एचसीपी षटकोणीय सुसंकलित संरचना।